गुड मॉर्निंग सभी को। आज का अपना टॉपिक है आनुवंशिकी जेनेटिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले है जेनेटिक्स किसे कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा है? वह शाखा है जिसमें सजीव लक्षणों के आनुवंशिकता, हेरिडिटी, विभिन्नता, वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवंशिकी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत होता है कि जो सजीवों की जो सजीव होते हैं उनके लक्षणों में जो आनुवंशिकता और विभिन्नताएं हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है वही अपनी जेनेटिक्स कहलाती है। अब जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बेटसन ने किया था। कब किया था? 1905 में बेटसन ने जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया था। जेनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है और किस शब्द हुई है? ये हुई है ग्रीक भाषा के जीन शब्द से जेनेटिक शब्द बना है। फिर आनुवंशिकी लक्षण, हेरिडेटरी कैरेक्टर्स किसे कहते हैं? सजीवों में लैंगिक जनन की, किसमें? लैंगिक जनन की क्रिया के समय युग्मकों द्वारा विभिन्न लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण, ट्रांसमिशन होता रहता है। इन लक्षणों को आनुवंशिकी लक्षण कहते हैं। आनुवंशिकी लक्षण किसे कहते हैं? युग्मकों द्वारा जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण संचरित होते रहते हैं वो आनुवंशिकी लक्षण कहलाते हैं। जैसे कोई किसी परिवार में एक आदमी लंबा है, जैसे उसका दादा लंबा है, बेटा भी लंबा है और पोता भी लंबा है, तो वो कौन से लक्षण कहलाएंगे? वो आनुवंशिकी लक्षण कहलाएंगे। किसी में बोने हैं तो वो पूरा परिवार बोना ही बोना होगा, तो वो भी आनुवंशिकी लक्षण है। और जैसे कोई बीमारी है, जैसे दादा में भी थी, पोता में भी आ गई, तो वो भी क्या? एक आनुवंशिकी लक्षण है। वो भी क्या है? आनुवंशिकी लक्षण है। समझ में आया आनुवंशिकी लक्षण क्या होते हैं? जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते रहे, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। जैसे बीमारी एक बुरी है, वो लंबाई है अच्छी, कलर है, वो एक अच्छे लक्षण है। तो दोनों ही संचरित होते हैं, अच्छे और बुरे। वंशानुगति, हेरिडिटी, आनुवंशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरण ही क्या कहलाता है? वंशानुगति कहलाता है। जो आनुवंशिक लक्षण होता है उनका जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरण ही क्या कहलाता है? वंशानुगति कहलाता है। हेरिडिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? स्पेंसर ने। कब किया था? 1863 में किया था। जीन विनिमय किसे कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं? जीन विनिमय होता है, इसमें समजात गुणसूत्रों में आनुवंशिक जो लक्षण होते हैं उनका आदान प्रदान होता है, उसे अपन जीन विनिमय कहते हैं। और ये होता है अर्धसूत्री विभाजन में। जो प्रोपेज फर्स्ट होती है उसकी जो पैकेटिन अवस्था होती है उसमें ये क्रॉसिंग ओवर होता है। इससे क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब होता है जो माता पिता होता है, नर और मादा के जो गुणसूत्र है उसका ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार होता है जिससे जो संतति बनती है वो माता पिता के बिल्कुल समान ना होकर थोड़ी सी अलग होती है। क्या होती है? इससे विभिन्नता के लिए, अलग मतलब कुछ अलग बनाने के लिए, सेम टू सेम नहीं होता, थोड़ा अलग होता है, अच्छी मतलब अच्छे गुण लाने के लिए मान लो, तो उस हिसाब से ये क्रॉसिंग ओवर होता है। इससे क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ होते हैं उनका आदान प्रदान होता है। जैसे अपन समझते हैं, जैसे दो समजात गुणसूत्र है, एक माँ का है और एक बाप का है, तो इनके बीच में क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर हो रहा है ना। इनके बीच क्या हो रहा है? क्रॉसिंग हो रहा है। ये क्या हो गया? यहाँ पे क्या हो गया? ये हुआ क्रॉसिंग ओवर, किस में हुआ? समजात में हुआ। और ये क्या हो गया? आनुवंशिक पदार्थों की अदला बदली। अब जो संतान होगी वो सेम टू सेम अपने माता पिता जैसी नहीं होगी, थोड़ी सी भिन्नता लिए हुए होगी, थोड़ी सी अलग होगी, इनसे थोड़ी हटके होगी। उसमें अच्छे लक्षण भी हो सकते हैं, उसमें उनसे
कम अच्छे भी हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं। तो ये होती किस में है, ये होती है अठसूत्री विभाजन में। अठसूत्री विभाजन की प्रूफ इज फर्स्ट की पैकेटिन उप अवस्था में। और जहां पे ये प्रोसेस होती है उस स्थान को बोलते हैं क्याज्मा। तो ये था अपना क्रॉसिंग ओवर किसे के जीन में किसे कहता है, और इसका क्या फायदा है। इसका फायदा है माता पिता से हटके संतान उत्पन्न करना, सेम टू सेम माँ बाप जैसे ना हो। फिर है मेंडलवाद, मेंडलिज्म। ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो इसका कार्यकाल है वो 1822 से 1884 ईस्वी तक है, को आनुवंशिकी का जनक कहा जाए। जो ग्रेगर जॉन मेंडल है उसको आनुवंशिकी का जनक कहते हैं, क्योंकि मेंडल ने ही सर्वप्रथम पादपों में वंशानुगति के नियमों का प्रतिपादन, जो वंशानुगति के नियम है वो सबसे पहले किसने दिया था, वो मेंडल ने दिया था। इसीलिए मेंडल को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। किसको कहते हैं, जेनेटिक्स का फादर किसे कहते हैं, मेंडल को। मेंडल का जन्म कब हुआ था, मेंडल का जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया के हेंजनड्रोफ प्रांत के सिलिसियन गांव में। कहां पे हुआ था, ऑस्ट्रिया के हेंजनड्रोफ प्रांत के सिलिसियन गांव में हुआ था। और मेंडल की मृत्यु कब हो गई थी, मेंडल की मृत्यु हो गई 6 जनवरी 1884 में इसकी मृत्यु हो गई। 22 जुलाई 1822 में इसका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। यह है अपना मेंडल के बारे में परिचय। फिर है महत्वपूर्ण बिंदु है जेनेटिक्स से रिलेटेड। मेंडल ने उद्यान मटर पर प्रयोग किया। इनमें से कोई भी अपने को मेंडल है तो उसके बारे में हर एक लाइन आनी चाहिए। आजकल क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, उसके बारे में पूरा का पूरा क्वेश्चन आता है। इनमें से कौन सा मेंडल का मतलब किया हुआ कार्य नहीं है, पूरा का पूरा नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में। इसलिए हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा का पूरा लिख देते हो उसमें वन लाइन का क्वेश्चन नहीं आता है। पूरा का पूरा ऐसे लिखा होता है, फिर उसमें से एक लाइन ऐसे दे देते हैं जो इससे अलग होती है कि इनमें से कौन सा है जो मेंडल का कार्य नहीं है या मेंडल से रिलेटेड नहीं है। तो अपने को हर एक छोटी सी चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। इस टाइप से ही पेपर बनता है अभी। तो मेंडल ने कौन से पौधे पे किया था, मटर पे किया था। और मटर भी कौन सा था, ये जरूरी है, उद्यान नाम भी याद रखना जरूरी है। मटर के आगे भी बहुत सारे नाम दे देंगे। तो मेंडल ने जो मटर यूज किया था वो कौन सा था, उद्यान मटर था। मेंडल ने उद्यान मटर पर कितने वर्षों तक कार्य किया था, उसने किया था 7 वर्षों तक कार्य किया था। कब तक किया था, 7 वर्षों तक किया था। प्रयोगों के निष्कर्षों को 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष शोध पत्र के रूप में प्रस्तुत किया था। जो इन्होंने प्रयोग किए, जो निष्कर्ष निकले, उन्होंने किस में प्रकाशित किया था, 1865 में इन्होंने किया था ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल के समक्ष अपना शोध पत्र के रूप में प्रस्तुत किए थे। वो बाहर नहीं आए, वो वहीं रह गए। वो किसी ने जो इसके पुनर्खोज करता है उन्होंने इसके जो प्रयोग थे उनको बाहर निकाला, लेकिन इन्होंने तो किसको दे दिया था, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल के समक्ष। कब दे दिया था, 1865 में। और 66 में इनकी 84 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने कब दिया था, 65 में। (1866) में इन प्रयोगों को सोसाइटी की वार्षिकी में पादप संकरण पर प्रयोग नामक शीर्षक से प्रकाशित किया था। उसको दिया ब्रून सोसाइटी को, तो फिर उसने 1966 में इनको क्या किया था, पादप संकरण पर प्रयोग नामक एक वार्षिक नामक शीर्षक प्रकाशित किया था। जो इन्होंने दे दिया था, फिर किसने, जो सोसाइटी थी उसने किसमें प्रतिपादित किया था, इसको प्रकाशित कर दिया था, पादप संकरण नाम से इसको प्रकाशित कर दिया था। कब कर दिया था, 1866 में। याद रखना नाम, पादप संकरण पर प्रयोग नाम से इनका जो शीर्षक देके प्रकाशित किया था, जो इनके प्रयोग थे उनको। फिर मेंडल द्वारा उद्यान मटर पर किए गए इन प्रयोगों के परिणाम के आधार पर आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया गया था। इन नियमों को
मेंडलवाद, मेंडलिज्म कहते हैं। जो ये प्रयोग किए, इनके आधार पर मेंडल ने नियम दिए हैं, उनको मेंडलवाद कहते हैं। फिर है मेंडल की सफलता के कारण क्या है? रीजन ऑफ मेंडल सक्सेस, क्या कारण थे? मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था। मेंडल ने एक साथ बहुत सारे नहीं किया था, एक टाइम में उसने एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था। मेंडल ने अपने संकरण प्रयोग के सभी आंकड़ों का सावधानी पूर्वक संख्या की विश्लेषण किया था। उन्होंने जो संकरण जो प्रयोग कर रहे थे उनका संख्या की विश्लेषण भी किया था। इन्होंने क्या किया था? आंकड़ों के आधार पर उनके लेके ना, मतलब वो टी थे, कितने अनुपात में ले रहे हैं, वो सब का इसका संख्या के विश्लेषण भी मेंडल ने किया था। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पादप का चुनाव सावधानी पूर्वक किया था। वो कैसे किया था वो अपने आगे देखते हैं। बटर पादप का चयन किया था, वो सावधानी पूर्वक कैसे हुआ? वो जैसे हुआ, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए उदाहरण मटर का चयन किया था, क्योंकि ये 1 वर्षीय एनुअल है। पादप होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जाना संभव है। ये 1 वर्षीय ही है, तो उसकी जो भी पीढ़ी आएगी वो सब 1 वर्ष में ही आ जाएगी। तो 1 वर्ष में कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। द्विलिंगी पुष्प, बाइसेक्सुअल फ्लावर होने के कारण स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा समयुग्मजी पादप अथवा शुद्ध वंशक्रम सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। एक ही पुष्प पे दोनों लगे हुए हैं, नर और मादा, तो उसके द्वारा क्या है, अपने पास जो वंशक्रम होगा वो शुद्ध वंशक्रम होगा। कैसा होगा? शुद्ध होगा, क्योंकि वो एक ही है, वो दूसरा पर परागण तो हो नहीं रहा, शुद्ध हो रहा है एकदम। जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो उससे क्या होगा, जो प्राप्त होगा ना अपना को, वो शुद्ध वंशक्रम के पादप ही प्राप्त होंगे। एक रीजन ये भी था। कौन से थे वो? जो उदान मटर था वो कैसा था? द्विलिंगी पुष्प थे उस पे। फिर विपुषण विधि द्वारा कृत्रिम पर परागण आसानी से किया जा सकता है। अब देखते हैं कैसे किया जा सकता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, एक जो फ्लावर था ना उसमें जो दोनों थे, नर और मादा, जो नर होता है उसको पुंकेसर बोलते हैं। ये जो फ्लावर है उसमें से इस क्रिया में क्या करते हैं, विपुषण जो क्रिया होती है इसमें जो ये पुंकेसर होता है उसको, ये जो कली अवस्था होती है उसमें इसको हटा दिया जाता है। इसको हटा दिया जाता है, इसको हटा देंगे तो दूसरा कोई पुंकेसर आके परागण आके यहाँ पे जुड़ेंगे, जिसको अपन पर परागण कहते हैं। उसके द्वारा अलग इनसे हटके, इसमें तो क्या हो रहा था, सेम ही वही मिल रहे थे, लेकिन पर परागण के द्वारा अपन थोड़ा अलग जो थे अपने जो क्या बोलते हैं, जो माता पिता थे, जो इसके माता पिता थे ना, उनसे थोड़ा अलग संतति उत्पन्न होगी। मटर के पौधे में विभिन्न विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। जो मटर का पौधा है उसमें विभिन्न लक्षणों के विपर्यासी जोड़े पाए जाते हैं। देखते कौन कौन से। मटर के पौधे में 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के चयन किया, जो इस प्रकार है। पादप के लक्षण प्रभावी, अप्रभावी, कौन कौन से? 7 जोड़ी। प्रभावी, डोमिनेंट, रिसेसिव। पादप की ऊंचाई, टॉल, ड्वार्फ। पुष्प की स्थिति, कक्षीय, अग्रस्त। फिर परिपक्व फली की आकृति, फूली हुई, संकीर्णित। फिर है अपरिपक्व फली का रंग कैसा? हरा और पीला। फिर पुष्प का रंग कैसा है? बैंगनी और सफेद। फिर बीज की आकृति कैसी है? गोलाकार और झुर्रीदार। फिर बीज का रंग कैसा है? पीला और हरा। ये थे 7 विपर्यासी लक्षण। कौन कौन से थे? एक तो पादप की ऊंचाई, पुष्प की स्थिति, फिर है परिपक्व फली की आकृति, परिपक्व अपरिपक्व फली का रंग, पुष्प का रंग, फिर है बीज की आकृति और बीज का रंग। ये थे 7 विपर्यासी लक्षण, अलग अलग लक्षण थे जो मेंडल ने यूज किया था उस पौधे के। फिर आगे अपन जो इसके नियम है मेंडल के, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।